नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण सेशन की, और इसमें हम लोग बात करेंगे राजभाषा और हाई कोर्ट। देखिए, राजभाषा पढ़ेंगे, लेकिन हमारा हाई कोर्ट एक टॉपिक रह गया था। हाई कोर्ट हमारा टॉपिक रह गया था, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। पहले हाई कोर्ट कंप्लीट करेंगे, फिर राजभाषा पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने जो बात की थी भैया, यहाँ पर तो ये राजभाषा है। पहले मैं हाई कोर्ट कंप्लीट करा देता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों का हाई कोर्ट कंप्लीट करा देता हूँ, तो आप लोग जुड़िए। चलिए, हाई कोर्ट जो है हमारा कल बचा हुआ था। हाई कोर्ट यानी कि ये हमारा पॉलिटी चल रहा है, और आज पॉलिटी हम ख़त्म कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये आपकी क्लास लगवाई है। ठीक है जी। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर हाई कोर्ट में हम बात करेंगे, ये क्लास नंबर 2 है। क्या है? क्लास नंबर 2। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएंगे सर, यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर हाई कोर्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 219 पढ़ा था। ठीक है, आज हम अनुच्छेद 220 से स्टार्ट करेंगे। हमने अनुच्छेद 219 में पढ़ा था कि सर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। बात आ जाती है कि भैया ये बता दीजिए, ये बताइए, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये अब जिस जिस न्यायालय में इन्होंने काम किया है या जज रहे हैं, उन न्यायालयों को छोड़कर किसी अन्य न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल दिया, आर्टिकल 220। अनुच्छेद 220 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 220 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। क्या होगा जी? आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, पर प्रतिबंध। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रतिबंध, यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। अब ये हमने पढ़ लिया है, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। चलिए, सिंपल हुआ। अब बात यहाँ पर ये आ गई कि सर न्यायाधीशों पर प्रतिबंध कैसे लगेगा? आप कहेंगे सर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप मुझे बताएंगे। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मान लीजिए, मान लीजिए कि मैं एक जज हूँ हाई कोर्ट का, और मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, अपनी सेवाएं दी हैं। उन हाई कोर्ट को छोड़कर मैं किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर जिस हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों ने सेवाएं दी हैं, ठीक है जी, आप कहेंगे जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों ने, किसने जी? न्यायाधीशों ने अपनी सेवाएं दी हैं। क्या किया है जी? आप कहेंगे सर अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, क्या किया? सेवाएं दी हैं, दी हैं। उन्हें छोड़कर, उन्हें छोड़कर किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। उन्हें छोड़कर किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? वकालत कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। प्रैक्टिस कर सकते हैं या वकालत कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 221 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 221 क्या कहता है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 221, इसमें क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 221 कहता है कि सर जो हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन कौन सा मिलता है? मंडे से आपकी पॉलिटी हिस्ट्री चलेगी प्रशांत जी। कौन सी चलेगी? हिस्ट्री। चलिए, यहाँ पर हमने बात करनी है कि सर हाई कोर्ट के जजेस का वेतन। आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के
जजों का वेतन, ठीक है, जजों का वेतन। अब वेतन कितना दिया जाता है, सैलरी कितनी दी जाती है, वेतन यानी कि सैलरी। आप मुझे बताइएगा कि सर सैलरी कितनी दी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, चलिए यहाँ पर हमने बात कर लिया है जी चीफ जस्टिस। आप मुझे बता देंगे सर चीफ जस्टिस के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में। तो चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है जी, आप कहेंगे सर 2,50,000, 2.50 लाख। आप कहेंगे 2,50,000 रुपए। और अन्य जजेस को कितना मिलता है, जो अदर जजेस होंगे हाई कोर्ट में, जो अदर जजेस होंगे हाई कोर्ट में, इन्हें कितना मिलता है, 2,25,000। कितना मिलता है जी इन्हें, 2,25,000 यानी कि 2.25 लाख। चलिए अब यहाँ पर चर्चा ये है, यहाँ पर चर्चा ये है, आप कहेंगे सर ये आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, यहाँ हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, तो आप मुझे क्या बताइएगा कि सर ये कहाँ से दिया जाता है, जो वेतन है, वेतन कहाँ से मिलेगा, वेतन मिलता है जी राज्य की संचित निधि से। कहाँ से, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि, निधि से, ठीक है जी, यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड। यहां पर आप कहेंगे सर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से। अब बात आती है कि सर इन जजों को जो पेंशन दी जाती है, कि सर ये पेंशन कहाँ से मिलती है इन्हें, आप कहेंगे पेंशन जो दी जाती है, ये पेंशन कहाँ से मिलेगी, आप कहेंगे सर ये पेंशन मिलती है भारत की संचित निधि से। कहाँ से, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बस इसको फंड ऑफ इंडिया लिख लेना, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब मैंने पेंशन भारत की संचित निधि से क्यों बताई, आज प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, मंडे में होता है प्रैक्टिस सेट, मंडे टू फ्राइडे होता है। चलिए देखिए, अब जिस जिस राज्य में जज काम कर रहे हैं उन्हें तो राज्य सरकार देगी पैसा, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन में दिक्कत आती है। मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट के कोई जज थे, जैसे प्रदीप जी हैं, ये पटना हाई कोर्ट के जज हैं। अब ये पटना हाई कोर्ट से आ गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, रिटायर हुए हैं ये मद्रास हाई कोर्ट से। तो भैया अब बात यह आएगी कि भाई पटना देगा सैलरी क्योंकि पटना में लगे थे, या मद्रास देगा इनकी पेंशन, पेंशन की बात हो रही है। तो पटना कहेगा जी मेरे यहाँ तो लगे थे, रिटायर तो मद्रास से हुए हैं। मद्रास कहेगा जी मेरे यहाँ तो आए थे, आए तो प्रयागराज से हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट ना हो, वो आपस में विवाद ना हो, इसलिए जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। चलिए लिख लिया यहाँ पर आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए। चलिए बताइए किसी को कोई दिक्कत, बताएं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि भैया अनुच्छेद 222 क्या कहता है, आर्टिकल 222 क्या कहता है। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 222, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है न्यायाधीशों का ट्रांसफर। कौन करता है, आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर। आप मुझे बताएंगे हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर, हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे, जजेस का ट्रांसफर क्या होगा भैया, ट्रांसफर। आप कहेंगे सर ट्रांसफर, जजेस के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनका ट्रांसफर कौन करता है जी, ट्रांसफर। आप कहेंगे सर इनका ट्रांसफर करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं जी, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर, ठीक है जी, क्या करके, सलाह लेकर, ठीक है, सलाह लेकर।
चलिए, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली यहाँ तक, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। क्या ये आप लोग मुझे बताइए, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएं, बताइए जल्दी से। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब बात आती है क्या केवल हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हो जाता है? नहीं। देखिए, राष्ट्रपति जरूर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जिस हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होता है उस हाई कोर्ट के राज्यपाल प्लस उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्यपाल से। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। और आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए सारी चीज़ें। आप कह रहे हैं सर उदास, उदास नहीं है, उदास नहीं है, उदास तो क्यों ही होंगे। वह होता है ना कि भाई इतने दिन से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब आपको बस केवल 4 बजे प्रैक्टिस सेट में मिला करेंगे, बैच से बिछड़ेंगे, है ना। भाई ये बिछड़ना भी तो ज़रूरी है, बिछड़ना भी तो ज़रूरी है, तभी तो आपका हिस्ट्री चलेगा, हिस्ट्री चलेगा। उदास नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ेगा। ये क्लास मिस होगी, मैं क्लास को मिस करूँगा कि मेरे बच्चे देख रहे होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा एक आता है ना कि फीलिंग। जब कोई टीचर एक एक बैच पढ़ा रहा है, मान लीजिए कोई एक लड़का किसी के साथ कंटिन्यू रहने लगे तो हैबिट हो जाती है ना। और आप तो मेरे भाई बहन हैं, आप मेरे साथ पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरे साथ हैं, लगातार मैं आपकी क्लास में सुबह में आता हूँ, तो लगता है ना कि इन छोटे भाई बहनों को मैं मिस करूँगा। हालांकि मैं 4 बजे डेली आपको मिलूंगा यूट्यूब पर, 4 बजे डेली मैं आपको यूट्यूब पर मिलूंगा, लेकिन वो एक दर्द होता है, एक दर्द होता है जब अपनों को कुछ दिन के लिए क्लास ना हो या मुलाकात ना हो। बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई क्लास, मैं आपकी क्लास भी छोड़ देता हूँ, ऐसा लगता है कि क्लास नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, क्या होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा माइंड में रहता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूट्यूब पर आपको 4 बजे प्रैक्टिस सेट में मिला करूँगा। ठीक है, चलिए। कहते हैं तुझसे बिछड़ना भी जरूरी है, तुझसे बिछड़ना भी जरूरी है तेरी सफलता के लिए। तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, ये रिश्ता यूं ही जन्मों जन्म चलता रहेगा। तुमसे बिछड़ना भी जरूरी है तुम्हारी सफलता के लिए। तो प्लीज ऐसे ही पढ़ते रहें, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात यहाँ पर ये आ गई कि सर अब अनुच्छेद 226 की बात करते हैं। 226 में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सर हाई कोर्ट रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? हाई कोर्ट रिट जारी करता है। आप जानते ही होंगे रिट, रिट का मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ाया था। रिट्स जारी करता है, जारी करता है। अब आप बताइए कौन कौन सी रिट जारी करता है? मैंने सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार में बताया था, मैंने मूल अधिकार में आप लोगों को बताया था। चलिए, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे करा रहा हूं, ठीक है। चलिए, वर्दी में मिलेंगे, दिल खुश हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक। अब बात ये आती है कि भैया ये हमने पढ़ लिया कि हाई कोर्ट का एक आर्टिकल और है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 227। 227 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि हाई कोर्ट का, किसका? हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार। क्या दिया है? क्षेत्र अधिकार, क्षेत्र अधिकार, जिसे हम क्या कहते हैं? जुरिक्शन। आप कहेंगे सर इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम जुरिक्शन बोलते हैं, ठीक है जी, जुरिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब जुरिक्शन में हमने क्या पढ़ना है? आप कहेंगे राज्य के सभी न्यायालय एवं न्यायिक प्राधिकरण हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएंगे। आप कहेंगे सर राज्य के सभी न्यायालय, राज्य के सभी न्यायालय, सभी न्यायालय
एवं न्यायिक प्राधिकरण, न्यायिक प्राधिकरण, न्यायिक प्राधिकरण हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएंगे। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ ली, यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। बिल्कुल सूरज सिंह, देखिए पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। मान लीजिए मैंने कुछ लिखवाया है और मैं प्रैक्टिस सेट में सारी डिटेल तो नहीं लिखता हूँ, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, तो आपको क्या पता चलेगा मैंने वो क्या लिखा है। हाँ, आप भले ही ऐसा कर सकते हैं, अगर लाइव ना भी लेना चाहें तो बाद में उस क्लास को 1.5x पे यानी कि स्पीड बढ़ा कर ले लें, ताकि आपको वो कम से कम समझ में आ जाए ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये हमारा हाई कोर्ट था, ख़त्म हुआ। अब बात आती है राजभाषा की। देखिए राजभाषा के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम राजभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। राजभाषा क्या थी? राजभाषा क्या थी? बिल्कुल मेरी बहन, मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है, सभी भैया के साथ, सभी बहनों के साथ। भले ही कुछ भाई मुझे इस बैच में एक दो बार उन्होंने मुझे मेरे साथ मिसबिहेव भी किया, मुझे शायद गालियां भी दी, है ना, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा कि उन भाइयों का भी सिलेक्शन हो, उन दोस्तों का भी सिलेक्शन हो, उन सब का सिलेक्शन हो, उन सब का सिलेक्शन हो। ठीक है, मैं एक बड़े भाई होने के नाते कभी नहीं चाहूँगा कि किसी का भी सिलेक्शन ना हो। मैं हमेशा यही चाहूँगा सबका सिलेक्शन हो, सबका सिलेक्शन हो, सबका सिलेक्शन हो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि भाई हर भाई हर बहन मेरी वर्दी में दिखाई दे। कहते हैं ना कि लत कुछ इस कदर लग गई तेरी ये वर्दी, लत कुछ इस कदर तेरी लग गई ए वर्दी, कि मोहब्बत तुझसे इस कदर हो गई मुझे ए वर्दी, कि नींद अब आती नहीं। सपने में आती है तू ए वर्दी, सपने में तू आती है ए वर्दी, नींद अब आंखों में आती नहीं। अपने मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी तू मेरी महबूबा है, एक दिन तुझे मैं दुल्हन बनाऊंगा। ए वर्दी तू मेरी महबूबा है, एक दिन तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो सब लोग उस वर्दी को अपनी महबूबा, अपना सनम बना लें। यकीन रखना कि आपको आपकी वर्दी से कोई दूर रख ही नहीं सकता। जब मन में ये चीज़ें हो जाएं तो वो सारी चीज़ें कर लें। ठीक है, बाकी इस बीच अगर मैंने कभी किसी को गलती से भी कुछ डांट दिया हो या कुछ कर दिया तो उसको माइंड मत करना कि सर ने हमें डांट दिया, है ना। अब भैया इतना हक तो मेरा बनता है डांटने का। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने बात कर ली है कि सर ये बताएंगे कि सर राजभाषा, राजभाषा के बारे में हमने बात करनी है। आप मुझे बताएंगे सर भाग 4 के बारे में, भाग 17 के बारे में, भाग 15 के बारे में। तो आप कहेंगे सर राजभाषा तो ना भाग 4 में ना भाग 15 में, ये तो भाग 17 में है। किसमें दिया हुआ है? 17 में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सर भाग 17 में क्या दिया हुआ? राजभाषा। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा। राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा का अर्थ क्या है? आप कहेंगे सर राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा का क्या मतलब हुआ? पहले क्या हुआ था, राज दरबारों में एक भाषा चलती थी जिसे राजभाषा कहते थे। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। आप कहोगे फिर हिंदी क्या है? क्या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है? मैं कहूँगा नहीं, हिंदी कभी भी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी और ना अभी होगी। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी है? राजभाषा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर इसको हमने क्या किया है, जो राजभाषा है उसे हमने 4 भागों में बांट दिया, उसे हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग हमने बनाया संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आप कहेंगे 343 से 344 तक राजभाषा का वर्णन है। अब 343 क्या कहता है?
343 में लिखा हुआ है कि सर संघ की राजभाषा क्या होगी जी? हिंदी। हिंदी यहाँ पर होगी। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। क्या होगी जी? लिपि देवनागरी। आप कहेंगे सर स्क्रिप्ट क्या होगी? देवनागरी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भैया हिंदी है, संघ की लिपि देवनागरी है। ठीक है, इसको प्लीज़ लिख लीजिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं निशा, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है ना। चलिए लिखिए इसको जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिख लीजिए इसको जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीज़ें आपने लिख ली होंगी। ठीक है, इसको आपने लिखा। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने लिख लिया है, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, इसको आपने लिखा। अब बात आती है, बात यहाँ पर आ जाती है कि सर ये बताएं अनुच्छेद 344 में क्या दिया है? इसमें दिया है राजभाषा आयोग का गठन। अनुच्छेद 344 में कहा गया था, अनुच्छेद 344 में कहा गया था कि जब संविधान लागू होगा उसके 5 वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग बनेगा। क्या बनेगा? एक राजभाषा आयोग बनेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, यानी कि 1955 में पहला राजभाषा आयोग बना। क्या बना जी? फर्स्ट राजभाषा आयोग बना। फिर ये कहा गया कि फिर प्रत्येक 10 वर्ष बाद, यानी कि 1955 में बना, फिर 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर प्रथम राजभाषा आयोग कब बनाया गया था? 1955 में पहला राजभाषा आयोग बना, जिसके अध्यक्ष बने थे बीजी खैर, जिन्हें बाल गंगाधर खैर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बाल गंगाधर खैर। बाल गंगाधर बाल गंगाधर बाल गंगाधर खैर। चलिए, बाल गंगाधर खैर। चलिए, बाल गंगाधर खैर, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 1956 में। कब पेश कर दी? 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। नागेंद्र निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोग लिखिएगा, यहाँ तक आप लोग लिखिएगा। मुन्ना नहीं 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 माय डियर, ऐसे नहीं करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी चीज़ें आप लोग लिख रहे हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे कि सर अनुच्छेद 344 में लिखा था कि एक राजभाषा आयोग का गठन होगा और पहला राजभाषा आयोग 1955 में बना। अनुच्छेद 344 में लिखा था कि जब संविधान लागू हो जाएगा उसके 5 वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग बनेगा और फिर उसके 10 वर्ष बाद बनेगा। प्रत्येक 10 वर्ष बाद, यानी कि 1955 में बना, फिर 1965 में, फिर 1975 में, 1985 में, फिर 1995 में, फिर 2010 में। इस प्रकार से 1900 कब बना? 85 बना, 95 बना, फिर 2005 में बना। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। अब यहाँ पर बात आ गई जी, अनुच्छेद 345 में क्या लिखा है? इम्पोर्टेंट ही लिखवा रहा हूँ बस। अनुच्छेद 345 में लिखा हुआ है कि विधानमंडल राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा को शासकीय भाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं। लेजिस्लेचर कैन रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज यूज्ड इन इन द स्टेट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज।
ठीक है। अनुच्छेद 346 क्या कहता है? आप कहेंगे सर पत्राचार की भाषा। क्या हो जाएगा जी? पत्राचार की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कमीशन। ठीक है जी, पत्राचार की भाषा, कम्युनिकेशन की भाषा। एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में प्रयोग करता है, ठीक है, उसकी भाषा। हालांकि ये बहुत ना के बराबर आते हैं। 343 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 344, 348, ये तीन आर्टिकल और एक 351, यही तीन चार आर्टिकल पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। नहीं नहीं, आज क्लास खत्म हो जाएगी ये। अब हम केवल यूट्यूब पर प्रैक्टिस करेंगे। आज तो सिलेबस खत्म हो रहा है ना भैया। चलिए, आज तो सिलेबस खत्म हो रहा है ना। चलिए, आकृति जी धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बहन, बहुत बढ़िया। साहेब अंसारी जी धन्यवाद। तो ये हमने पढ़ा पत्राचार की भाषा, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, दोनों हिंदी भाषी राज्य हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा। किस में होगा? हिंदी में हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद अनुच्छेद 348 और 349 की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे सर इसमें इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। किसका? आप कहेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए, नहीं नहीं, राहुल शर्मा सर का बर्थडे था कल। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। हाँ हाँ, वो इंस्टा पे आपने देखा होगा, वो राहुल शर्मा सर का बर्थडे था कल। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। कुंदन कुमार जी धन्यवाद। बिल्कुल मिंकी मिल, बिल्कुल आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लिखने के बाद थम जरूर करना कि आपने लिख लिया है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। जैसे अनुच्छेद 351 में लिखा है, इसमें लिखा है कि सर हिंदी भाषा का विकास, राज्य कुछ ऐसे प्रावधान करेगा जिससे हिंदी भाषा का विकास हो सके। क्या हो सके? हिंदी भाषा का विकास हो सके। ये हमने पढ़ ही लिया था कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 210 में लिखा है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है कि सर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा आप लोग पढ़ ही सकते हैं कि सर, जैसे कि संसद में तो हिंदी और अंग्रेजी चलती है, मैंने लिखवा दिया था। 210 में लिखा है कि विधानमंडल की भाषा, अब जिस राज्य ने जिस भाषा को शासकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया होगा वही चलेगी। जैसे बिहार है, बिहार में एक तो हिंदी भाषा चलती है, दूसरी कौन सी चलती है बताएं? बिहार में भोजपुरी में भी भैया बिहार के जो विधायक हैं, सांसद हैं, विधायक अपनी बातें जो है उसमें करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया अंकुश जी धन्यवाद। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं, कुछ मिसलेनियस हैं। जैसे 243 आई में मैंने राज्य वित्त आयोग बताया था, ये भी मैंने स्थानीय स्वशासन में करा दिया था। जनहित याचिका के जो जनक थे, हालांकि वो मैंने बताया नहीं है शायद आपको, लेकिन प्रैक्टिस सेट में करा दिया था। देखिए, जनहित याचिका की जो प्रेरणा है वो हमने अमेरिका से ली थी, और उसके जो जनक कहे गए वो पीएन भगवती और बीएस कृष्णा अय्यर को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, बिल्कुल अब बचा ही नहीं कुछ भी। अब कुछ नहीं बचा है, बस एक लास्ट स्लाइड और बची है, थोड़ी सी लास्ट स्लाइड और बची है, बाकी सब खत्म। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पर लिखा है वित्त आयोग। अब यहाँ पर वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, 280 में वित्त आयोग है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है जी? राष्ट्रपति। चलिए, वित्त आयोग, यहाँ पर हम बात करेंगे सर वित्त आयोग। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर वित्त आयोग राष्ट्रपति बनाता है। अनुच्छेद 315, 315 से 323 होगा। ये क्या होगा जी? 323। ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात हो गई यहाँ पर।
यहाँ पर 315 से 323 है संघ लोक सेवा आयोग। क्या है जी? 315 से 323। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आता ही नहीं है आपका, इसलिए मैंने यहाँ पर ये करा है, क्योंकि पीछे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे हैं। ये 323 होगा, 323, ये भी 323 होगा। ठीक है, कुल शास्त्रीय भाषाओं की बात करें 6 और 5 और जोड़ दी 2024 में। ठीक है, तो कुल कितनी हो गई? 11। कुल कितनी भाषाएं हो गई? 11। जैसे 2004 में तमिल, 5 में संस्कृत, कन्नड़ मलयालम, ओहो मलयालम 2013 में। क्या कर दिया है ये, क्या कर दिया है? ये तो बड़ा खतरनाक बात है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक बात है। 2013 होगा ये, क्या होगा? 2013। ये 2014। अब 2025 2024 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? आप कहेंगे सर बंगाली। बताएं जरा मुझे बताएं 2024 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? आप कहेंगे प्राकृत, आप कहेंगे प्राकृत, आप कहेंगे पाली। देखिए बंगाली है, प्राकृत है, पाली है, और कौन कौन सी भाषाएं हो गई हैं जरा बताना। ठीक है, तो अब भैया ये 6 थी ऑलरेडी, 3 ही हो गई, 9 हो गई। अब भैया क्या बची हैं? 2 भाषाएं और बची होंगी। कि सर कौन कौन सी भाषाएं रह गई? आप कहेंगे सर मराठी और असमिया, मराठी और असमिया। तो आप कहेंगे सर ये हमारी यहाँ पर हो गई। ठीक है, असमिया, असमिया। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो कुल मिलाकर अब कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? 11। और मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है संविधान में? संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा, मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है संविधान में? मान्यता प्राप्त भाषाएं, आप कहेंगे सर मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है जी? आप मुझे बता देंगे सर 22 हैं। कितनी है? 22। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिखिए इसको आप लोग। 315 से लेकर 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है, और संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 15 में है। ये किस में होगा? भाग 14, माफी चाहूंगा, भाग 14 में दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, 2 लाइन आपको समर्पित हैं। लिख रहे हैं पहले? चलिए लिखिए, उसके बाद 2 लाइन आपको सुनाऊंगा। चलिए, लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए, कुछ लाइन आपको समर्पित हैं, कुछ लाइन आपको समर्पित हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, चलिए, कुछ लाइन आपको समर्पित हैं कि तू मेरा दोस्त है, आप सब लोगों को समर्पित हैं। ठीक है, कुछ लाइनें हैं आप लोगों को समर्पित कि आप सबको, सभी भाई बहनों को, कि तू मेरा दोस्त है, 2-4 कदम आगे चल। तू मेरा दोस्त है, मुझसे 2-4 कदम आगे चल। मैं डर जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा अगर तू मेरे पीछे रहा। खत्म, बाय बाय टाटा, गड़बड़ हो गई कहानी। उल्टा बोल गए शायद हम, ये है ना। लेकिन कि तू मेरा दोस्त है, 2-4 कदम आगे चल, पीछे चलेगा तो मैं डर जाऊंगा। हाँ, आ गया लाइन याद, कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, 2-4 कदम आगे चल, पीछे चलेगा तो मैं डर जाऊंगा, पीछे चलेगा तो मैं डर जाऊंगा। मिलेंगे मंडे में शाम को 4 बजे RW स्टेट एग्जाम पर प्रैक्टिस सेट में। ऐसे ही मेहनत करते रहें, बात करते रहें,
ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय। सेक्शन पर